दोपहर का समय होने लगा था। सूरज फिर से तेज हो गया था और उन्हें भूख भी सताने लगी थी। लेकिन विक्रम रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पितामह, जरा तेज चलिए, हमारी यात्रा समाप्त होने वाली है, अब बस थोड़ी ही दूर है, विक्रम ने उत्साह से कहा। रामदास भूखा और थका हुआ था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और तेज चलने की कोशिश की। लगभग 1 घंटे बाद उन्हें दूर से एक गांव दिखाई देने लगा। घरों की छतें, खेत, देखिए पितामह, वो रहा चंद्रपुर। हम पहुंच गए, विक्रम ने खुशी से कहा। रामदास को भी राहत मिली। आखिरकार ये अजीब यात्रा समाप्त होने वाली थी। जब वे गांव में प्रवेश कर गए तो रामदास ने विक्रम से कहा, बेटा, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे घर में मेरी बेटी है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज तुम मेरे मेहमान हो। Hello friends, enjoy my videos. Please like and subscribe my YouTube channel for more videos and updates. Have a good day. भोजन करके फिर अपने रिश्तेदार के पास जाना। रामदास ने ये बात केवल औपचारिकता में कही थी। वो सोच रहा था कि विक्रम मना कर देगा और वो इस अजीब युवक से छुटकारा पा जाएगा। विक्रम, जो विदा लेने के लिए वही खड़ा था, बोला, पितामह, मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। मुझे जल्द से जल्द अपने रिश्तेदार से मिलना है। मैं उनके घर भी नहीं ठहरूंगा। अगर मुझे यहां रात बितानी पड़ी तो किसी धर्मशाला में रुक जाऊंगा। रामदास, जो पहले से ही उस युवक के अजीब व्यवहार से परेशान था, तुरंत बोला, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब हम एक दूसरे से विदा लेते हैं। यात्रा अच्छी रही। जब रामदास विक्रम से विदा लेकर अपने घर की ओर जाने लगा तो विक्रम ने पीछे से आवाज दी, पितामह, जाते जाते एक बात सुन लीजिए। रामदास रुका और बोला, हाँ बेटा, क्या बात है? विक्रम गंभीरता से बोला, जब आप घर में प्रवेश करें तो दरवाजे पर दस्तक अवश्य दीजिएगा और थोड़ा खांस भी लीजिएगा ताकि घर वालों को आपके आने की सूचना मिल जाए। रामदास ने मन ही मन सोचा, अरे ये भी कोई सलाह हुई। मैं अपने ही घर जा रहा हूं, अपने घर में दस्तक देने या खांसने की क्या जरूरत? लेकिन बाहर से वो मुस्कुराया और बोला, अच्छा बेटा, तुम्हारी सलाह मान लूंगा। तुम तो बड़े समझदार हो। अब मुझे इजाजत दो। रामदास मन ही मन हंस रहा था। वो सोच रहा था, कैसा पागल युवक है। खैर, अब इससे जान छूटी। उसने विक्रम को अलविदा कहा। विक्रम अपने रिश्तेदार के घर की ओर चला गया और रामदास अपने घर की ओर। रामदास अपने घर की गली में मुड़ा। उसका घर सामने ही था। जैसे ही वो अपने दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक उसे विक्रम की वो बात याद आई, दरवाजे पर दस्तक दीजिएगा और खांस लीजिएगा। रामदास रुका। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। अपने ही घर में दस्तक, कितनी हास्यास्पद बात है। लेकिन फिर उसने सोचा, चलो कोई हर्ज नहीं, वैसे भी इतने दिनों बाद घर आ रहा हूं, दस्तक दे दूं तो क्या फर्क पड़ता है। न जाने क्यों रामदास ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और फिर जोर से खांसने लगा। खूंखो। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। उसकी बेटी मीरा ने दरवाजा खोला। मीरा एक सुंदर, बुद्धिमान और समझदार युवती थी। अरे पिताजी, आप आ गए, आइए आइए, मीरा ने खुशी से कहा। रामदास अंदर आया और थोड़ा चिढ़कर बोला, बेटी, तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? मीरा ने प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी, मैं स्नान कर रही थी। आपके दस्तक देने और खांसने से मुझे पता चल गया कि आप आए हैं, इसलिए मैंने जल्दी से कपड़े पहने और दरवाजा खोला। अगर आप चुपचाप अंदर आ जाते तो मुझे पता ही नहीं चलता और मुझे बहुत शर्मिंदगी होती। रामदास ये सुनकर चौंक गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि विक्रम की सलाह कितनी सही थी। अगर वो बिना दस्तक दिए सीधे अंदर चला जाता तो मीरा को बहुत असुविधा होती। रामदास अंदर आया। मीरा ने आंगन में चारपाई बिछाई। रामदास थककर बैठ गया। पिताजी, सब ठीक तो है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, मीरा ने चिंता से पूछा। रामदास ने एक लंबी सांस ली और बोला, अरे बेटी, क्या बताओ, रास्ते में एक बहुत अजीब युवक मिला था जो मेरा साथी बन गया था। अजीब? कैसे पिताजी?
मीरा ने उत्सुकता से पूछा और फिर रामदास ने शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया ऐसे विक्रम ने अजीब शर्त रखी, कैसे उसने घने पेड़ के नीचे भी छतरी खोली, कैसे उसने पेड़ पर चढ़कर रात बिताने की जिद की और कैसे उसने नए जूते पहनकर ही नदी पार की। मीरा बड़ी दिलचस्पी से अपने पिता की बातें सुन रही थी। रामदास की हर बात पर उसकी आंखों में एक अलग चमक आ रही थी। जब रामदास ने अपनी कहानी पूरी की तो मीरा सोच में पड़ गई। पिताजी, वो युवक अब कहां है? मीरा ने पूछा। वो अपने किसी रिश्तेदार मोहन शर्मा के घर गया है। बहुत स्वाभिमानी है। कहने लगा कि रात गुजारनी पड़ी तो धर्मशाला में गुजारूंगा, लेकिन रिश्तेदार के घर नहीं ठहरूंगा, रामदास ने बताया। मीरा थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, पिताजी, अगर मैं कुछ कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? रामदास प्यार से हंसा। नहीं मेरी बेटी, तुम कहो और मैं बुरा मान जाऊं? तुम्हें कि तुम बहुत समझदार हो। बोलो क्या कहना है? मीरा ने गहरी सांस ली और बोली, पिताजी, वो युवक मूर्ख नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी है। रामदास हैरानी से अपनी बेटी की ओर देखने लगा। बुद्धिमान? वो कैसे बेटी? मीरा ने अपनी बात जारी रखी। पिताजी, पहली बात आपने बताया कि वो घने छायादार पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कर रहा था, फिर भी उसने छतरी खोल ली। हाँ बेटी, यही तो मूर्खता की बात है, रामदास बोला। मीरा मुस्कुराई। नहीं पिताजी, ये मूर्खता नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। आप पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कर रहे थे और आप जानते हैं कि पेड़ों पर बहुत सारे पक्षी बैठे होते हैं। अगर कोई पक्षी अपनी बीट आपके भोजन पर गिरा देता तो आपका भोजन बर्बाद हो जाता या आपके कपड़े खराब हो जाते। इसलिए उस युवक ने बुद्धिमानी से काम लिया और पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का निर्णय लिया। पेड़ पर आप दोनों सुरक्षित थे। रामदास का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपनी मूर्खता का एहसास होने लगा। बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन एक बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी, रामदास बोला। उसने अपने नए जूते पानी में डालकर बर्बाद कर दिए। ये तो बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। मीरा मुस्कुराई। पिताजी, ये भी बुद्धिमानी ही है। नदी की तली पर पत्थर, कंकड़, कांटे और कभी कभी कांच के टुकड़े भी हो सकते हैं। अगर वो नंगे पैर चलता तो उसके पैर कट सकते थे, चोट लग सकती थी। पैर में चोट लगने से घाव हो सकता था और संक्रमण भी हो सकता था। ऐसे में वो आगे की यात्रा कैसे करता? नए जूते तो फिर से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य और जान से बढ़कर कुछ नहीं है। इसीलिए उसने अपने जूते नहीं उतारे थे। रामदास पूरी तरह से हैरान हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो युवक वास्तव में कितना बुद्धिमान और दूरदर्शी था, और वो उसे पूरी यात्रा में मूर्ख समझता रहा। बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो युवक सचमुच बहुत समझदार था और मैं कितना मूर्ख था जो उसे पागल समझता रहा, रामदास ने शर्मिंदगी से कहा। मीरा ने धीरे से कहा, पिताजी, कल शाम को उस युवक को भोजन पर अवश्य बुलाइएगा। वो हमारे गांव का मेहमान है। रामदास, जो पहले से ही अपनी बेटी की बुद्धिमानी का प्रशंसक था, मुस्कुराया और बोला, जरूर बेटी, मैं कल सुबह धर्मशाला जाऊंगा और उसे कल शाम के भोजन पर अवश्य बुलाऊंगा। मीरा खुश हो गई। वो उस बुद्धिमान युवक से मिलना चाहती थी जिसकी इतनी तारीफ सुन रही थी, अप्रत्यक्ष रूप से अपने पिता की शिकायतों के माध्यम से। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही रामदास उठ गया और फिर धर्मशाला की ओर चल पड़ा। उसके मन में विक्रम से मिलने की उत्सुकता थी। अब वो उस युवक को एक नई दृष्टि से देखना चाहता था। चंद्रपुर गांव में केवल एक ही पुरानी धर्मशाला थी। रामदास को विक्रम को खोजने में कोई कठिनाई नहीं हुई। विक्रम अपने रिश्तेदार के घर जाने की तैयारी कर रहा था। नमस्ते बेटा, रामदास ने विनम्रता से कहा। विक्रम ने मुड़कर देखा और आश्चर्य से बोला, अरे पितामह, आप यहां? सब कुशल तो है? आइए बैठिए। हाँ बेटा, सब ठीक है, रामदास ने कहा और फिर थोड़ा झिझकते हुए बोला, दरअसल
मैं तुम्हें आज शाम के भोजन पर अपने घर आमंत्रित करने आया हूं। विक्रम ने विनम्रता से कहा, पितामह, आपकी बहुत कृपा है। लेकिन मैं, रामदास ने बीच में ही टोकते हुए कहा, बेटा, ये मेरा आग्रह नहीं, बल्कि मेरी बेटी मीरा की इच्छा है। वो कहती है कि तुम हमारे गांव के मेहमान हो और हमारे घर एक बार अवश्य आना चाहिए। भोजन के बाद चाहो तो धर्मशाला में वापस आ जाना और फिर सुबह अपने घर के लिए निकल जाना। विक्रम ने रामदास की आंखों में देखा। उसमें एक अलग ही भाव था, सम्मान का, आदर का। लाचार होकर विक्रम को ये आमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। ठीक है पितामह, मैं शाम को आऊंगा। आपकी और आपकी बेटी की ये कृपा मैं नहीं ठुकरा सकता, विक्रम ने कहा। रामदास खुशी खुशी अपने घर वापस आया। उसने मीरा को बताया कि विक्रम ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मीरा बहुत प्रसन्न हुई। उसने तुरंत भोजन की तैयारी शुरू कर दी। उसने सोचा कि आज का भोजन विशेष होना चाहिए। उसने बाजार से ताजी सब्जियां मंगवाई, शुद्ध घी, बेहतरीन आटा और मसाले। दिन भर मीरा रसोई में व्यस्त रही। उसने स्वादिष्ट पनीर की सब्जी बनाई, मटर आलू की सूखी सब्जी, दाल मखनी, ताजी रोटियां, खीर और अचार। पूरे घर में खाने की सुगंध फैल गई। शाम होते होते सब तैयारी पूरी हो गई। मीरा ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, एक सुंदर नीले रंग की साड़ी जिस पर सुनहरी कढ़ाई थी। उसने अपने बाल संवारे और माथे पर बिंदी लगाई। शाम के समय विक्रम रामदास के घर पहुंचा। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और हाथ में मिठाई का एक डिब्बा था। रामदास ने दरवाजा खोला और सम्मान से उसे अंदर बुलाया। आओ बेटा, आओ, तुम्हारा स्वागत है। विक्रम ने अंदर आकर प्रणाम किया और मिठाई का डिब्बा रामदास को दिया। रामदास ने विक्रम को आंगन में बिठाया। आंगन साफ सुथरा था। एक सुंदर चारपाई बिछी हुई थी जिस पर सफेद चादर थी। दिए जल रहे थे। एक तरफ तुलसी का पौधा था जिसमें दीपक जल रहा था। बैठो बेटा, बैठो, बिल्कुल अपने घर की तरह समझो, रामदास ने कहा। घर के अंदर से मीरा सब देख रही थी। उसने विक्रम को देखा। सुंदर व्यक्तित्व, गंभीर चेहरा, आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक। वो प्रभावित हुई। रामदास और विक्रम विभिन्न विषयों पर बातें करने लगे। खेती के बारे में, मौसम के बारे में, यात्रा के बारे में। लेकिन रामदास ने अपनी बेटी के साथ हुई बातचीत का कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि अंदर ही अंदर वो विक्रम की बुद्धिमानी का कायल हो चुका था। रामदास के घर में रामू नाम का एक नौकर था। वो थोड़ा सीधा सादा और लालची किस्म का व्यक्ति था। जब भोजन तैयार हो गया तो मीरा ने रामू को बुलाया। उसने एक थाली में 4 गरम गरम रोटियां रखी और एक कटोरी में स्वादिष्ट पनीर की सब्जी परोसी। सब्जी में पनीर के बड़े बड़े टुकड़े थे जो घी में चमक रहे थे। फिर मीरा ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, इस थाली को उस मेहमान के सामने रखाओ, लेकिन जाते समय ये शेर उनके सामने सुना देना। चांद की 14वीं रात और आकाश में तारे घने घने। 4 बुर्ज मस्जिद के चारों कोनों में खड़े खड़े। रामू ने शेर को 2-3 बार दोहराया और याद कर लिया। फिर थाली लेकर बाहर की ओर चला। रास्ते में स्वादिष्ट खाने की सुगंध से रामू के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अरे वाह, क्या खुशबू है, जरा एक टुकड़ा तो चखूं। उसने एक पनीर का टुकड़ा निकालकर खा लिया। आहा, कितना स्वादिष्ट है। फिर एक और टुकड़ा। Hello friends, enjoy my videos? Please like and subscribe my YouTube channel for more videos.